जय हिंद। तो इस लेक्चर में हम लोग एसएन फर्स्ट और एसएन सेकेंड रिएक्शन में जो अंतर होता है उसे जानेंगे। और यह जो अंतर है यह हेलो अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हेलो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज और समझते हैं एसएन रिएक्शन को, क्योंकि एसएन रिएक्शन को समझने के बाद ही आप इन दोनों में अंतर को समझ सकते हो। जैसे अंतर ये हो गया, इसका दर सिर्फ एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है और इसका दर दो अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसमें कार्बोकेटायन बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं, इसमें पोलर हाइड्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं। अगला है, इससे प्राप्त प्रोडक्ट का विन्यास इन्वर्जन तथा रिटेंशन दोनों होता है और इससे प्राप्त प्रोडक्ट का विन्यास सिर्फ इन्वर्जन होता है। इसके लिए एल्काइल लाइट का रेट जो है वो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री फिर मिथाइल, और इसके लिए एल्काइल लाइट का रेट होता है मिथाइल, उसके बाद 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। तो इन सब टर्म के बारे में आप लोगों को 100% समझना है, तो इस लेक्चर को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन जो कि एल्काइल लाइट यानी कि हेलो अल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी है। एसएन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म लिखोगे तो लिखोगे न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका हिंदी समझोगे आप लोग, ये देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन और ये रिएक्शन अभिक्रिया, नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है तो इसके बारे में आप लोग इस नाम से ही स्पष्ट कर सकते हो ये क्या होता है। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन। तो इस नाम से स्पष्ट है कि इसमें एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। फिर समझिएगा, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल को हटा करके उसके जगह पर खुद जाकर के बैठ जाएगा। तो इस रिएक्शन से, इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन कहते हैं इसको। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का, R एंड U इससे जुड़ गया और ये X इसमें से बाहर निकल जाएगा, जो कि न्यूक्लियोफाइल के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है एल्काइल लाइट हो गया आपका, और एल्काइल लाइट में कोई एक न्यूक्लियोफाइल डाल दिए। न्यूक्लियोफाइल डालने के बाद ये जो न्यूक्लियोफाइल है यह इस X को, हैलोजन को यहाँ पर से हटा करके इसके जगह पर खुदा करके बैठ गया, तो ये अपना प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोस्तों ये रिएक्शन जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक एसएन फर्स्ट रिएक्शन, एसएन सेकंड रिएक्शन। तो पहले हम लोग एसएन फर्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, एसएन फर्स्ट रिएक्शन, एसएन फर्स्ट रिएक्शन, इसी को हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, या ऐसे बोले यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकांविक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिएगा इस अभिक्रिया में क्या होता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, CH3 और इसे जोड़ दिए Cl को, इसका रिएक्शन करा देते हैं H2 के साथ। कोई एक न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, अगर H2 से कराते हैं ना तो देखना क्या होगा, H2 से एक न्यूक्लियोफाइल आएगा जो है OH-, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, यानी ये है एल्काइल लाइट जो कि 3 डिग्री है और इसका अभिक्रिया कराती है OH- से। OH- से अभिक्रिया कराते हैं तो देखना ये OH- जो है ना वो इस क्लोरीन की जगह पर आकर के जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट बना लेगा कुछ इस प्रकार से CH3, उसके बाद CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH। ये प्रोडक्ट कई प्रकार से बनेगा, दो प्रकार से बनेगा, इसको आगे समझेंगे हम लोग, और इसको समझते हैं मैकेनिज्म से। इसके प्रोडक्ट जो है, इसका प्रोडक्ट जो है दो प्रकार से बनेगा, उसको मैकेनिज्म से आप लोग समझोगे। मैकेनिज्म देखो इसका, ये फर्स्ट स्टेप, इसका मैकेनिज्म जो है ना दो स्टेप में कंप्लीट होता है। जिसके फर्स्ट स्टेप में ये जो एल्काइल लाइट है, एल्काइल लाइट CH3 इसका होता है और इसे Cl जुड़ा हुआ है, C के साथ Cl जुड़ा हुआ है, इसमें C के साथ Cl जुड़ा हुआ है, C के साथ Cl जुड़ा हुआ है। अब इसमें एक सॉल्वेंट को डाल देते हैं, इसमें जैसे ही एक सॉल्वेंट को डालोगे तो क्या होगा देखिएगा,
अगर इसमें एक सॉल्वेंट को डालते हैं, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को डाला जाता है। तो जैसे इसमें सॉल्वेंट को डालोगे H2O सॉल्वेंट ले लेते हैं और इसमें देखोगे सॉल्वेंट H2O सॉल्वेंट का भी काम करता है और यही H2O इसमें न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा है। तो ये सॉल्वेंट बोलेंगे जो कि पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक पीपी पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब है कि ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर भी हो सके। पोलर का मतलब है कि उस पर पार्शियल चार्ज उत्पन्न हो सके। जैसे इसमें समझिएगा कि H2O है तो इसको लिख सकते हैं HO के साथ H। पार्शियल चार्ज उत्पन्न होना, ये दोनों एटम है ना, इस पर पार्शियल चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तो ये इसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो ये कहलाएगा पोलर। और साथ में प्रोटिक यानी कि प्रोटॉन दोनों होना चाहिए, H प्लस दोनों होना चाहिए कि H प्लस के फॉर्म में इसमें प्रेजेंट रहना चाहिए। तो इसे हम लोग कहेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को इसमें डालते हैं तो क्या होता है, ये क्लोरीन यहाँ पर से टूट करके बाहर निकल जाता है और इस पर आ जाता है प्लस। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बाहर निकलेगा और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया C, इस पर प्लस चार्ज। और देख लो इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो यहाँ CH3, ये इस तरह से जोड़ देते हैं इसको, ये देखोगे CH3, उसके बाद इधर CH3 और ये CH3, ये कुछ इस प्रकार से कार्बोकेटायन बन गया। अब देखोगे ये जो कार्बोकेटायन है ये प्लेनर है। अब कहोगे सर प्लेनर कैसे, तो समझिएगा इसमें देख रहे हो इस कार्बन के साथ कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 3 ग्रुप, ये और ये। अब 3 ग्रुप जुड़े होते हैं तो वैसा जो अगर 3 ग्रुप जुड़े हो तो हम लोग कहेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है इस कार्बन का वो है sp2। और जैसे ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना तो हम लोग कहेंगे कि जो स्पेसी है वो प्लेनर है। तो प्लेनर स्पेसी बनता है क्योंकि इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब यहाँ देख लो इस पर प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। और वो जो इलेक्ट्रॉन का कमी होता है ना, वो कमी होता है p ऑर्बिटल में। ये p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है। तो ये कार्बोकेटायन बन गया और इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल है। अब p ऑर्बिटल में क्या करेगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे भी से भी अटैक कर सकता है। तो इसका अगला स्टेप देखोगे, अगला स्टेप जो है वो कुछ इस प्रकार से है। अगला स्टेप में ये कार्बोकेटायन बन गया जो कि प्लेनर है, इस तरह से CH3, ये C प्लस चार्ज इस पर, इस तरह से ये CH3 जुड़ा हुआ है और आगे ये CH3 जुड़ा हुआ है और ये प्लेनर हो गया कुछ इस प्रकार से, प्लेनर है ना। और इसका वैकेंट ये प्योर ऑर्बिटल वैकेंट है, इसमें आएगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अपना OH, ये न्यूक्लियोफाइल एक बार ऊपर से भी अटैक कर सकता है, एक बार ऊपर से अटैक करेगा और एक बार नीचे से अटैक करेगा। देखिए तो इसका 2 प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। अगर ऊपर से अटैक करता है तो ऐसा माने कि यह जो अटैक कर रहा है ना, तो वो ये OH ये क्लोरीन की तरफ अटैक कर रहा है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, C यहाँ पर OH जुड़ गया और यहाँ पर इसके बाद CH3, फिर यहाँ पर CH3 और ये CH3 जुड़ा हुआ है। और इसका जो आप लोग दूसरा प्रोडक्ट बनाओगे कुछ इस प्रकार से, ये जो OH है इसको दूसरी तरफ से अटैक करवाओगे तो ये पहला हो गया, तो आगे की तरफ और दूसरा तरफ से अटैक करवाओगे तो ये पीछे से OH जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड कुछ इस प्रकार से बनेगा, O के साथ H, उसके बाद C, फिर आगे CH3 और यहाँ CH3, ये हो गया। और ये 2 प्रकार का प्रोडक्ट बन गया। अब देखो जिस तरह से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिस तरफ से क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है उसी तरफ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो हम लोग कहेंगे कि इस प्रकार ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिटेंशन प्रोडक्ट बन रहा है, रिटेंशन प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। और ये जिस तरफ से क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसके दूसरी तरफ जाकर के इलेक्ट्रोफाइल जुड़े न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, तो हम कहेंगे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है। तो आगे देखोगे इसमें हम अंतर को देख लेते हैं फिर से एक बार। SN फर्स्ट रिएक्शन, इसका दर सिर्फ एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसको समझिएगा कैसे, तो देखिए इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम लोग कहते हैं स्लो स्टेप। ये स्लो स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप, ये इन दोनों में सबसे स्लो स्टेप ये, और ये है फास्ट स्टेप, ये फास्ट और ये स्लो स्टेप है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह सिर्फ और सिर्फ स्लो स्टेप पर निर्भर करता है। किसी भी रिएक्शन का रेट सिर्फ और सिर्फ स्लो स्टेप पर ही निर्भर करता है। और इस स्लो स्टेप में देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट है। तो इसका जो हम लोग रेट लिखेंगे वो रेट सीधा समानुपाती हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की सांद्रता की, यानी कि CH3 का होता है C
और इससे जुड़ा हुआ है Cl। ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके सीधा समानुपाती हो जाएगा, एल्काइल हाइड्राइड के सीधा समानुपाती हो जाएगा। और इसमें देख लो एक ही, तो इस प्रकार से एक ही मॉलिक्यूल की सांद्रता के सीधा समानुपाती हो गया, तो एक ही मॉलिक्यूल की सांद्रता पर निर्भर करता है। और आप लोग देख रहे हो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है रेट का इक्वेशन, ये दर का जो इक्वेशन लिख रहे हैं, इस इक्वेशन में यहाँ से अगर साइन हटा दिए बराबर वाला प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो बराबर आएगा और यहाँ पर कंस्टेंट आएगा। तो रेट बराबर हो गया K * CH3 और का होगा CCl इसका पावर 1। अब इस रेट जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप लोग देख रहे हो कि सांद्रता का पावर कितना है 1। अब सांद्रता का पावर 1 है इसलिए कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1। और जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब रिएक्शन का ऑर्डर 1 हो तो वैसे रिएक्शन को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हो जाएगा वो कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे समझिएगा, इसमें कार्बोकेटायन बनता है, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन का निर्माण हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में ही कार्बोकेटायन का निर्माण हो रहा है। आगे देखोगे इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ देखिए इसमें जो सॉल्वेंट का प्रयोग किया जाता है वो पोलर प्रोटिक होता है। ये H2 का प्रयोग कर लिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग करेंगे। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, तो देखिएगा इसका फर्स्ट स्टेप देखिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेप में आप लोग देखोगे तो एक कार्बोकेटायन बन रहा है और साथ में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो बाहर निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल दोबारा आकर के इस कार्बोकेटायन के साथ अटैक ना करे, इसके लिए हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं। पोलर तो है साथ में प्रोटिक का प्रयोग करते हैं, ताकि ये प्रोटिक होने के कारण ये जो Cl- आयन है, Cl- आयन की आप समझिएगा, Cl- आयन को चारों ओर से घेर ले, ये H+ आकर के चारों तरफ से घेर ले, H+ आकर के चारों तरफ से घेर ले। अब जैसे ही चारों तरफ से घेर लेगा तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, और जैसे ही बाहर नहीं निकलेगा तो हम कहेंगे कि ये फिर से इसके साथ नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर तो रहेगा साथ में प्रोटिक यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं, ताकि ये प्रोटिक होने के कारण जो न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, जो बाहर न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, उस न्यूक्लियोफाइल को घेर करके रख ले, दोबारा कार्बोकेटायन पर अटैक ना कर। अगला देखिएगा, अगला इसका टर्म है, इससे प्राप्त प्रोडक्ट का विन्यास जो है वो इन्वर्जन भी होता है तथा रिटेंशन भी होता है। दोनों इसका जो प्रोडक्ट बनता है उसका विन्यास इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। रिटेंशन तब होगा जब क्लोरीन जिस तरफ जुड़ा हो उसी तरफ न्यूक्लियोफाइल जाकर के जुड़ जाए, तो रिटेंशन, और जिस तरफ क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसके विपरीत साइड में जाकर के OH जुड़ेगा यानी न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, तो वो बन जाएगा इन्वर्जन प्रोडक्ट, तो वो इन्वर्जन बन गया। आगे देखोगे इसके लिए एल्काइल हाइड्राइड का जो रेट होता है ना वो होता है इस प्रकार से 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल, यानी 3 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड, उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड, उसके बाद 1 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड, फिर मिथाइल, और इसका होता है इस तरह से मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब इसको समझोगे कि इसका ऑर्डर ये क्यों होता है, यही क्यों होता है, तो समझिएगा ये जो रेट है ना, ये इसका जो ये रेट है वो डिपेंड करता है कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पर, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर डिपेंड करता है। इस रिएक्शन का एसएन फर्स्ट रिएक्शन का जो रेट है, फर्स्ट ऑर्डर में देख लो, ये फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, ये कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट उतना ही अधिक होगा। ये कार्बोकेटायन जो बन रहा है वह जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट उतना ही अधिक होगा, तो ये रेट सीधा समानुपाती हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी होता है ना वो इसी प्रकार से होता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और उसके बाद मिथाइल। कहोगे सर ये कैसे, ये कैसे कैसे 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल, तो इसको समझिएगा। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन को लिए तो ये कुछ इस प्रकार से है, C+ और इस पर कार्बन का संख्या हो गया 3, CH3 और यहाँ भी CH3, ये 3 कार्बन हो गए। आप लोग देख रहे हो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है।
अब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला इसको आएगा तो ये स्टेबल होगा नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर पैसों की कमी है तो कोई दूसरा व्यक्ति आकर के पैसा देता है तो वो स्टेबल महसूस करेगा, एकदम बढ़िया फील करेगा। उसी प्रकार से देख रहे हो ये जो कार्बन है ना भाई, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप इसके आसपास जुड़ जाए तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ये जो CH3 जुड़ा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या देखो तीन कार्बन मिलकर के तीन CH3 मिलकर के एकदम मस्त तरीका से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको। और उसी प्रकार देखिएगा 2 डिग्री अगर बात करें तो 2 डिग्री में एक कार्बन से दो कार्बन जुड़ा होता है, तो CH3 एक कार्बन, इसके साथ दो कार्बन जुड़ेगा CH3, उसके बाद एक और बॉन्ड खाली तो एक H जोड़ देते हैं और इस पर प्लस चार्ज। इसमें देख लो दो ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो दो कार्बन मिलकर के अगर इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो ये स्टेबल तो होगा, लेकिन 3 डिग्री की अपेक्षा कम स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन इसको भी मिल रहा है लेकिन इतना नहीं जितना 3 डिग्री को मिलता है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। ये ज्यादा स्टेबल क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसको, ये कम स्टेबल क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है। उसी प्रकार से देखो कि 1 डिग्री, उसको आप लोग खुद से भी समझ सकते हो, ये प्लस चार्ज, इसके बाद यहां पर CH3 एक ही कार्बन जुड़े हो तो 1 डिग्री, यहां पर एक हाइड्रोजन और ऊपर में भी एक हाइड्रोजन। यहां देख लो एक ही जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो ये हो गया। इसके बाद आता है मिथाइल, यानी कि C के साथ 3 H और इस पर प्लस चार्ज रहेगा। उसके बाद आता है ये, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल, ये ऑर्डर हो जाता है। इसके स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन और भी बहुत सारे होते हैं, तो इसके स्टेबिलिटी को समझने के लिए आप लोग जब हम पूरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आप लोग तो नहीं पढ़ पाओगे, 12th जब पास कर जाओगे उसके बाद जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे कौन सा कार्बोकेटायन कितना ज्यादा स्टेबल होगा। तो वो बोर्ड के लिए नहीं, नीट और IIT के लिए होगा, ठीक है। तब तक आप लोग बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो इतना ठीक है। तो इसको छाप लीजिए, छाप लीजिए इसको। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे 2 है तो बायोमॉलिक्यूलर द्विआंशिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्विआण्विक नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में समझोगे। तो इसका भी सेम रिएक्शन होगा, लेकिन इसमें एक बात देखोगे आप लोग कि एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं कार्बन और इसके साथ जोड़ दिए Cl और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। जब इसमें आप लोग एक सॉल्वेंट लोगे और साथ में एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लोगे, और जो न्यूक्लियोफाइल लेना है ना वो लेना है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, KOH लेना है। H2O ले लिए थे वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, SN फर्स्ट में H2O लिए तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। याद रखना कि SN फर्स्ट में हमेशा वीक न्यूक्लियोफाइल का ही प्रयोग करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल का प्रयोग करते हैं SN फर्स्ट में। अब SN सेकंड है इसलिए इसमें ले लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और एक सॉल्वेंट ले लेंगे, एक सॉल्वेंट ले लेंगे। तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, यह जाकर के इसको पीछे तरफ से, ये आगे से नहीं, इस बार यहाँ से अटैक नहीं करना, इसके पीछे से अटैक करेगा। और जैसे ही अटैक करने के लिए जाएगा तो देखिए यहाँ पर कार्बन भी है, ये अटैक करने जाएगा तो कार्बन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ से साइड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, एक तरफ से देख लो ये OH जाकर के अटैक कर रहा है और ये OH इस तरफ से आकर के अटैक कर रहा है, और एक तरफ देखोगे जब इधर से ये OH अटैक करेगा तो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो होता है ना पोलर होता है, सॉल्वेंट जो होता है ये पोलर होता है, और पोलर होने के कारण ये क्या करता है तो Cl और C बॉन्ड को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए, इसको वीक करेगा, लेकिन ये पूरी तरह से टूटेगा नहीं, ये इसके साथ जुड़ा ही रहेगा। कार्बन के साथ देख लो एक तरफ से OH जुड़ रहा है, दूसरी तरफ से ये Cl निकलने के कगार पर रहेगा लेकिन निकलेगा। और इसके साथ देख लो 3 जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो एक प्लेन की तरह हो जाता है, ये प्लेन में इस तरह से स्थापित हो जाता है। ये देखो इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से बना हुआ है, एक सीधा लाइन है, एक तरफ से देख लो OH जा रहा है, ये इस तरह से देखिए एक तरफ से OH जा रहा है और दूसरी तरफ से ये क्लोरीन निकलना चाहता है, क्लोरीन निकलना चाहता है।
और बीच में जो 3 हाइड्रोजन है वो इसके प्लेन में रहते हैं इस तरह से। एक हाइड्रोजन इसके ऊपर में रहेगा, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से रहेगा। इस तरफ से एक, इस तरफ से, फिर एक इस तरफ से और एक ऊपर से। 3 हाइड्रोजन इसके तल में रहेंगे, एक तल में आ जाता है। अब आगे क्या होगा, तो ये जो स्टेट बना हुआ है ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसी स्टेट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इसी स्टेट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट वेरी अनस्टेबल होता है। ये स्टेट वेरी अनस्टेबल होता है, बहुत ही अस्थायी होता है। इतना ज्यादा अस्थायी होता है कि इसको ये मतलब कि इसमें कन्वर्ट होते ही ये इससे इसके बनने में, यानी इससे प्रोडक्ट बनने में जरा सा भी समय नहीं लगता, थोड़ा सा भी समय नहीं लगता, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बन जाएगा क्या, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो देखिएगा किस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा, सी, और उसके बाद जो सी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा था उसको समझिएगा कैसे जुड़ा रहता है। अब देखो इधर से OH जा रहा है, इधर से Cl हट रहा है। जैसे OH जाएगा तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन खड़ा है, वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा इस तरह से, और इधर जो हाइड्रोजन है सीधा है वो भी टेढ़ा हो जाएगा, और इधर वाला हाइड्रोजन भी वो भी टेढ़ा हो जाएगा। जिस तरह से आप लोग देखते हो बरसात में छाता ओढ़ के जाते हो, छाता इस तरह से ओढ़ रहते हैं, ये छाता इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है। और जैसे ही आंधी आती है तो छाता को हम लोग ऐसे करते हैं, और उधर से आंधी आ रही हो तो छाता को ऐसे कर देता है, यानी कि इस तरह से छाता पलट जाता है। उसी प्रकार से ये भी कंपाउंड जो बनेगा ना, उसमें ये जो है पलट करके उधर की ओर जाएगा। ये देख लो इधर की ओर है, इस तरह से, तो ये पलट करके दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन इस प्रकार से इसके साथ जुड़ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर जाकर के क्या जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा, ये जुड़ गया। तो ये जो रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, और इसमें हम लोग ये इसमें देख लो आप लोग ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है, जो कि वेरी अनस्टेबल होता है, और इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ एक बार फोकस करते हैं, देखिएगा इसका दर दो मॉलिक्यूल की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका दर दो मॉलिक्यूल की सांद्रता पर निर्भर करता है। वो कैसे, तो उसको समझिएगा। अब देखिए क्योंकि यह रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, इसलिए कहेंगे कि इस रिएक्शन में, इस स्टेप में जो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, सांद्रता जो इसका रेट है उसी के सांद्रता पर डिपेंड करेगा। तो कहेंगे इसका जो रेट है वो सीधा समानुपाती हो जाएगा इस रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट के सांद्रता के, इस रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारक के सांद्रता के सीधा समानुपाती हो जाएगा। तो इसमें दो अभिकारक है, एक है CH3Cl और एक है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह जो काम कर रहा है ना, वो भी अभिकारक हो जाएगा QH, यानी कि इसमें इसका जो रेट है वो अभिकारक, ये एल्काइल हैलाइड की सांद्रता और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता, दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करता है। तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो रेट है वो दो मॉलिक्यूल की सांद्रता पर डिपेंड करता है। आगे देखोगे यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों, क्योंकि इस रेट रिएक्शन में देखो, ये अगर इसको रेट इक्वेशन में कन्वर्ट करते बराबर लिखते K, और यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन पावर A, ये न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन पावर A, और इन दोनों पावर को जोड़ देते हैं, इसी का जो पावर का जो योगफल होता है उसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका देखोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर O2 हो गया, 1 + 1 यानी 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि यह जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जितना होगा वही ऑर्डर होगा रिएक्शन का, तो यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आगे देखोगे इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग, इसका रीजन समझिएगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, देखिए पोलर तो रहेगा ही, पोलर है इसके कारण इसके ये जो C और Cl के बीच में जो बॉन्ड है उसको कमजोर कर रहा है, लेकिन इसमें प्रोटीन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि देख रहे हो इसमें न्यूक्लियोफाइल निकल ही नहीं रहा है पहले। अगर पहले ही न्यूक्लियोफाइल निकल जाता तो दोबारा अटैक न करे, इसके लिए प्रोटीन का प्रयोग करते, H+ का प्रयोग करते, ताकि इस न्यूक्लियोफाइल को घेर करके रखे। लेकिन ये पहले न्यूक्लियोफाइल निकल ही नहीं रहा है, और जब पहले नहीं निकल रहा है तो हम लोग प्रोटीन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग करेंगे। तो जो सॉल्वेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर एप्रोटिक। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल ले सकते हो आप लोग इस प्रकार से, ये एसीटोन ले सकते हो,
ऐसे तो ये इस तरह से ये DMSO भी ले सकते हो, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, ये भी ले सकते हो, ये एसीटोन ले सकते हो, है ना। एसीटोन हो जाएगा इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड दो और यहाँ पर CH3 ये हो जाएगा ऐसे। उसके बाद देखिएगा इसमें इससे प्राप्त प्रोडक्ट का विन्यास सिर्फ इन्वर्जन होता है। यहाँ देख सकते हो कि इससे प्राप्त जो प्रोडक्ट जो प्राप्त हो रहा है यह सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट बना रहा है। वो कैसे, तो देखिएगा यहाँ देख रहे हो कि इस OH का यानी न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक हो रहा है वो उस तरफ हो रहा है जिस तरफ क्लोरीन नहीं जुड़ा हुआ है, यानी जिस तरफ क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसके विपरीत तरफ में OH का अटैक हो रहा है, इसलिए कहेंगे कि इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इन्वर्जन बन रहा है। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिलोमन, प्रतिलोमन प्रोडक्ट बन रहा है, इसका प्रतिलोमन प्रोडक्ट बन रहा है। आगे देखोगे इसके लिए एल्काइल हैलाइड का जो रेट होता है ना वो होता है इस प्रकार से, मिथाइल उसके बाद 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। तो इसको समझोगे, इसका जो रेट होता है ना वो होता है मिथाइल उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इसके बारे में समझिएगा। देखिए इस रिएक्शन में ये OH जाकर के इससे अटैक कर रहा है। अब अटैक करेगा, अटैक करना उतना ही आसान होगा जितना जितना कम यहाँ पर भीड़ भाड़ होगा। इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उतना ही आसान होगा जितना कम यहाँ पर भीड़ भाड़ होगा। अगर भीड़ कम है तो अटैक करना आसान हो जाएगा, भीड़ कम है तो अटैक करना आसान हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो रेट है ना भीड़ भाड़ का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, भीड़ भाड़ का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जितना कम भीड़ रहेगा उतना ही ज्यादा इसका रेट हो जाएगा, आसानी से अटैक करेगा तो रेट ज्यादा हो जाएगा। और उसी भीड़ भाड़ को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस किसी भी मॉलिक्यूल के आसपास के भीड़ भाड़ को स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो ये जो रेट होता है ना वो स्टेरिक हिंड्रेंस के सीधा समानुपाती हो जाता है। एक और बात देखोगे स्टेरिक हिंड्रेंस के सीधा समानुपाती, साथ ही ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ना स्टेरिक हिंड्रेंस का व्युत्क्रमानुपाती और ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है उसका सीधा समानुपाती हो जाता है। यानी ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा उतना ही रेट हो जाएगा और स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा रेट हो जाएगा। अब स्टेरिक हिंड्रेंस की बात कर रहे हैं, भीड़ भाड़ की बात कर रहे हैं, तो बताना आप लोग किस एल्काइल हैलाइड में भीड़ भाड़ ज्यादा है। अगर यहाँ पर C ले लेते हैं उसके बाद Cl जोड़ दिया और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ले लेते हैं सिर्फ, तो इसमें देख लो सिर्फ और सिर्फ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखोगे ये C ले लिए इसे Cl जोड़ दिया, यहाँ पर दो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और इसके साथ एक CH3 जोड़ देते हैं, तो इसमें देखोगे भीड़ भर जाएगा। 2 हाइड्रोजन और साथ में देख रहे हैं यहाँ 3 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन है तो भीड़ भाड़ ज्यादा हो गया, यहाँ भीड़ ज्यादा हो गया। यहाँ पर एक कार्बन के साथ देख लो 3 हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर देख लो भीड़ ज्यादा हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस इसका ज्यादा हो गया। जब स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे ही ज्यादा हुआ तो हम कहेंगे कि इसमें अटैक करने का जो दर है वो कम हो गया, आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका जो रेट है जो दर है वो कम हो जाएगा। तो इन दोनों में से इसका ज्यादा हो गया इसका कम हो गया। तीसरा देखोगे C इसके साथ 2 कार्बन जोड़ देते हैं CH3, यहाँ पर भी CH3 और इसके साथ एक H जोड़ दिया और इधर जुड़ा हुआ है Cl, तो ये देख लो इसमें भी ज्यादा भी हो जाएगा तो उसके बाद भी हो जाएगा। फिर देखोगे ये C फिर यहाँ पर CH3 फिर CH3 और इधर भी CH3 और इधर जुड़ा हुआ Cl, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, रेट हो जाएगा मिथाइल उसके बाद 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री फिर ये हो जाएगा। एक छोटा सा बात समझ लोगे आप लोग कि एल्काइल हैलाइड जो होता है ना उसका ऑर्डर तो ये हो गया, लेकिन आप लोग हैलोजन की बात करोगे तो हैलोजन की कंडीशन में जो ऑर्डर होता है वो हैलोजन के नेचर पर भी डिपेंड करता है। इसका ऑर्डर एसएन फर्स्ट और एसएन सेकंड का ऑर्डर जो होता है वो हैलोजन के नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हैलोजन रहेगा आयोडीन हैलोजन आयोडीन जुड़ा रहेगा तो जो एसएन फर्स्ट है या एसएन सेकंड दोनों की कंडीशन में रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। अगर ये आर के साथ आई जुड़ाओ तो अगर आर के साथ बी आर जुड़ा रहेगा तो ये इसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद आर के साथ Cl आएगा और अंत में आ जाएगा आर के साथ F वाला। तो अगर हम लोग बात करें एल्काइल हैलाइड की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से और हो जाएगा। नेचर ऑफ हैलाइड पर भी डिपेंड हैलोजन पर भी डिपेंड करता है, यानी कि हैलोजन चेंज होगा तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो घट बढ़ सकता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने एसएन फर्स्ट और एसएन सेकंड के अंतर को
जाना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक बेहतर कंसेप्ट के साथ। तब तक